हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 जो हमें ग्राउंड बताता है डाइवोर्स के, उसको बहुत अच्छे से और पूरा डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन है ये कई सब सेक्शन में बटा हुआ है, उसी को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है वो हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स के। तो आज की वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ ही इससे जुड़े हुए जो केस लॉज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, अगर हम विवाह विच्छेद के आधार की बात करें तो सेक्शन 13 हमें इस बारे में बताता है। बट ग्राउंड जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डाइवोर्स है वो एक तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी होती हैं। एक है आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। दूसरी है आपकी जुडिशियल सेपरेशन, ये भी हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी है आपकी डाइवोर्स। आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेक्शन 13 के बारे में। तो सेक्शन 13 जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई तरह के मतलब सब सेक्शन में बटा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 13 की तो इसका सबसे पहले बात करेंगे हम सब सेक्शन 1 की, जिसमें पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हैं। यानी सेक्शन 13 के 1 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनके आधार पर या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डाइवोर्स ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही ले सकती है। सेक्शन 13(1)(a) इसमें 2 ऐसे ग्राउंड्स बताए गए हैं। एक है जुडिशियल सेपरेशन के बेसिस पर और दूसरा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इन दोनों के बेसिस पर अगर डाइवोर्स लेना है तो यहाँ पर भी हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 13(2) ये बनाया गया है स्पेशली वाइफ के लिए और इसमें जो भी 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं उन पर सिर्फ एक वाइफ ही उनमें से किसी एक आधार पर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। सेक्शन 13(b) ये नया जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके और ये म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने की बात करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अलग अलग ना पढ़ के बल्कि आज इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे और केस लॉज भी देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 13(1) जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही ग्राउंड्स देता है डाइवोर्स के। सेक्शन 13(1) में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। सबसे पहले एक एक करके इन ग्राउंड्स को देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ग्राउंड है सेक्शन 13(1) में एडल्ट्री। सेकंड है आपका क्रूरता यानी कि क्रूएल्टी। थर्ड है आपका डिजर्शन यानी कि अभित्याग। एक है हिंदू धर्म का त्याग, विकृत चित्तता यानी कि पागलपन, इंसैनिटी। चौथा इसमें कुष्ठ रोग वगैरह का एक और आधार था जिसको 2019 के अमेंडमेंट से संशोधन करके हटा दिया गया है। तो अब इस आधार पर जो है ना तो हस्बैंड ना वाइफ इस आधार पे डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। एक है वेनरल डिजीज यानी कि यौन रोग। संसार का परित्याग यानी जो लोग सन्यासी वगैरह हो जाते हैं, संसार त्याग देते हैं, तो इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद है 7 साल तक लापता, तो जिसे बोलते हैं हम प्रिज्यूम डेथ। तो ये जो है 7 आधार दिए गए हैं इसमें, तो इनको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट्री की यानी कि जार कर्म की। तो एडल्ट्री के आधार पर चाहे तो हस्बैंड और चाहे वाइफ दोनों ही जो हैं वो डाइवोर्स ले सकते हैं। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर, अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को छोड़कर और अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसे एडल्ट्री कहा जाएगा। इसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है वो वॉलेंटरीली होना चाहिए यानी अपनी इच्छा से होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति ऐसा एक्ट कर रहा है उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए। धोखे में अगर कोई किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो फिर वो एडल्ट्री नहीं माना जाएगा।
1976 यानी कि 1976 से पहले क्या होता था कि ये प्रूव करना पड़ता था कि जो भी चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अभी भी एडल्ट्री में रह रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1976 का जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट में, तो उससे पहले जो भी पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उसे एडल्ट्री के बेसिस पर डाइवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो उसको ये प्रूव करना होता था पार्टी को कि वो जो जिससे भी मैं मतलब डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, चाहे वाइफ लेना चाहती है हस्बैंड से या हस्बैंड लेना चाहता है वाइफ से, कि वो अभी भी एडल्ट्री में रह रहा है जिससे मैं जो है डाइवोर्स ले रही हूँ। लेकिन 1976 के बाद अब केवल एक बार ही अगर किसी ने एडल्ट्री का एक्ट किया है, चाहे वो हस्बैंड करे या वाइफ करे, तो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटिशन जो है वो दायर की जा सकती है। तो सबसे पहला ग्राउंड था एडल्ट्री का। हालांकि अभी हम केस लॉस भी देखेंगे आगे, बट पहले एक एक करके इनको समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड है क्रूरता यानी कि क्रुएलिटी। तो एडल्ट्री के बाद सेकंड ग्राउंड जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, जिसके आधार पर हस्बैंड या वाइफ दोनों को ही राइट है कि वो जो है डाइवोर्स ले सकते हैं, वो है क्रुएलिटी। अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ क्रुएलिटी की है, यानी हस्बैंड है तो वो वाइफ के साथ क्रुएलिटी कर रहा है, तो वाइफ ला सकती है। और अगर वाइफ भी क्रुएलिटी करती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो भी इस आधार पर जो हस्बैंड है वो ला सकता है पिटिशन डाइवोर्स की। अब यहाँ पे क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है? तो क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता, जैसे कि किसी को मारना, पीटना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, उसको ताने मारना, टॉर्चर करना, सब तरह के जो एक्ट हैं वो आपके क्रुएलिटी में आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि इस ग्राउंड में अगर आपको डाइवोर्स लेना होता था तो सिर्फ आप फिजिकल क्रुएलिटी के आधार पे ले सकते थे। फिजिकल का मतलब मारना, पीटना, है ना, बुरा व्यवहार करना। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेंटल क्रुएलिटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि अगर कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है, अगर हस्बैंड ही आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, और तो एक हिंदू वाइफ जो है वो इस बेसिस पर जो है वो अपना जो है डाइवोर्स ले सकती है। जैसे कि किस तरीके से हो सकती है मेंटल क्रुएलिटी? जैसे कि किसी भी तरीके से आप वाइफ को ताने मार रहे हैं कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, या रोज़ रोज़ उसे किसी बात पे वही रोज़ की किच 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 किच, या कोई ऐसी बात जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले रही है, वो बहुत ज़्यादा जो वाइफ है वो दिक्कत में आ रही है, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हो रही है, जिससे उसे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सहन करनी पड़ रही हैं, तो मेंटल जो क्रुएलिटी है वो भी इसमें शामिल है। हमारा तीसरा ग्राउंड था अभित्याग यानी कि अभित्यंजन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्शन। तो डिजर्शन के बेसिस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स एक ऐसा दिया हुआ है जिसके आधार पर जो है वो डाइवोर्स लिया जा सकता है। अच्छा, अभित्याग का मतलब क्या होता है? तो सिंपली अगर मैं इसका मीनिंग आपको बताऊं कि जब शादी के दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को छोड़कर भाग जाए, तो वो अपनी जो भी मतलब जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है उनको पूरा ना करे, तो तब बोलते हैं कि एक पक्षकार ने दूसरे को त्याग दिया है। यानी कि इस बिल्कुल सिंपली अगर हम इसे समझें तो इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं। देखो, शादी के दो पक्षकार हैं, एक लड़का है एक लड़की है। अब मान लो लड़का जो है वो लड़की को छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो उसको छोड़ के भाग गया, अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब उसका मन नहीं है ना, जानबूझ के वो भाग गया छोड़ के, और लड़की की सहमति के बिना वो ऐसा गया, और कोई ऐसा रीजनेबल कारण भी उसके पास नहीं था, कोई ऐसा युक्त आधार उसके पास नहीं था कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई इस कारण वो उसको छोड़ के भाग गया, तो उसको बोलेंगे अभित्याग, है ना। वो अपने वैवाहिक उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है, तो ये भी एक आधार है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है ध्यान देने वाली कि 2 साल का टाइम बीत गया हो, यानी कि 2 साल से उसने उसको छोड़ रखा हो, चाहे हस्बैंड छोड़ कर जाए या वाइफ छोड़ के जाए, बट 2 साल का टाइम है यहाँ पे। तो अगर 2 साल से ज़्यादा का टाइम बीत गया है और एक पक्षकार ने दूसरे को त्याग दिया है, वो भी बिना किसी कारण के और बिना सामने वाली पार्टी की सहमति के, तो इसको बोलेंगे हम डिजर्शन यानी कि अभित्याग, और ये भी एक तलाक का आधार है। नेक्स्ट आता है हिंदू धर्म का त्याग। सिंपली है, कन्वर्जन कर लेता है कोई भी पक्षकार, अगर शादी का हस्बैंड है उसने दूसरा धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, या वाइफ है वो भी हिंदू नहीं रही, वो भी दूसरा धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट है विकृत चित्तता यानी कि पागलपन। अब देखो, अगर कोई पक्षकार दोनों में से पागल हो जाता है, विकृत चित्त हो जाता है ना, वो समझ ही नहीं पा रहा सामने वाले की बात को, तो क्या हो गया, या मानसिक रूप से वो रोगी हो गया, ऐसा कोई सा रोग हो गया मेंटली कि वो सामने वाली हस्बैंड है तो वो वाइफ की बात नहीं समझ पा रहा, वो पागल हो गया, वाइफ है तो वो भी मतलब ऐसी हो गई माइंड से कि वो समझ ही नहीं पा रही है। तो ये सब जो है ये भी एक ग्राउंड है आपके
विवाह विच्छेद का। और यहाँ पर जो भी पीड़ित पक्षकार होगा, चाहे वाइफ हो पीड़ित या हस्बैंड हो, वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में याचिका ला सकता है। नेक्स्ट आता है उग्र या कुष्ठ रोग। ये मैंने आपको बताया ही है, ये 2019 के अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है। पहले ये भी एक आधार था कि इस आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते थे, बट अब इसको ख़त्म कर दिया गया, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है यौन रोग यानी कि वेनेरल डिजीज़। अब यौन रोग का मतलब क्या है? तो एक ऐसा रोग होता है ये जो कम्युनिकेबल नेचर का होता है। जैसे कि मान लो हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी HIV पॉजिटिव है। अब HIV पॉजिटिव है तो इस आधार पर क्या हो गया, वो एक यौन रोग हो गया, एक वेनरल डिजीज़ हो गई, एक कम्युनिकेबल नेचर की डिजीज़ हो गई। तो जो भी स्वस्थ पक्षकार है उनमें से, मतलब अगर वाइफ स्वस्थ है तो वो तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है, और अगर वाइफ को HIV है या कोई ऐसा रोग है तो हस्बैंड ले सकता है, डाइवोर्स की याचिका दायर कर सकता है कोर्ट में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, अगर नेक्स्ट ग्राउंड की बात करें तो ये है संसार का परित्याग। तो संसार के परित्याग का मतलब क्या हुआ? संसार के परित्याग का मतलब क्या हुआ? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि साधु बन जाते हैं, है ना, और संसार को त्याग देते हैं, कहते हैं कि हमने तो दुनिया त्याग दी, अब हमें जो भी हमारे घर, जो भी घर गृहस्थी के, मतलब जो भी हमारा जो भी ऑब्लिगेशन थी, मैरिटल ऑब्लिगेशन है, हम तो सन्यासी बन रहे हैं। तो अगर शादी के दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार सन्यासी बन जाता है या दुनिया त्याग देता है, तो दूसरा पक्षकार क्या कर सकता है? कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री ले सकता है, और इस आधार पर कोर्ट आपको डाइवोर्स की डिक्री दे देगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है कि जब एक पक्षकार दूसरे को त्याग कर सन्यासी बन जाता है तो इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट है 7 साल तक लापता, इसे बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अब अगर मान लीजिए शादी के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार 7 साल तक लापता है, उसके रिश्तेदारों ने या उसके जानकारों ने ना तो उसको देखा हो, मतलब जैसे आमतौर पर चलता फिरता लोग देख लेते हैं ना, तो वो किसी को कभी कहीं दिखाई दिया हो 7 साल से, लगातार 7 साल से किसी ने उसको ना देखा हो, ना उसकी आवाज़ सुनी हो, ना उससे बात की हो, तो क्या होगा? दूसरा पार्टी जो है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो यहाँ पर इस आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। ऐसे केसेस में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है, कोर्ट ये उपधारणा कर लेता है कि भैया जो भी पार्टी नज़र नहीं आई है, मतलब हस्बैंड नज़र नहीं आ रहा है, इतने साल हो गए, है ना, 7 साल तक ना उसके रिलेटिव ने उसको देखा, ना उसके रिश्तेदार ने उसको देखा, ना उसकी आवाज़ सुनी, ना उससे बात हुई, तो इसका मतलब क्या है? वाइफ इस ग्राउंड पर ले सकती है डाइवोर्स। और अगर वाइफ किस केस में ऐसा है, मतलब वाइफ भी ऐसा करती है, वाइफ भी अगर 7 साल से लापता है, कहीं किसी ने उससे बात नहीं की, कोई उससे मिला नहीं, तो ये भी इस आधार पर लिया जा सकता है, और इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। कोर्ट ऐसे मामले में मान लेगा कि भाई दूसरे पक्षकार की जो है वो डेथ हो गई है, क्योंकि 7 साल तक उसे किसी ने नहीं देखा है। अब यहाँ पर इतना कुछ समझने के बाद हम बात कर लेते हैं केस लॉ की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले केस लॉ में हम बात करेंगे एडल्ट्री के केस की। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को इसको लेकर कि एडल्ट्री ख़त्म हुआ या नहीं। देखो, अगर मैं बात करूँ आईपीसी के पर्सपेक्टिव से, आईपीसी का जो सेक्शन 497 है वो हमें एडल्ट्री के बारे में बताता है। अब कोर्ट ने क्या किया, जोसेफ शाइने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया था। मतलब एडल्ट्री जो है अब इंडिया में ऑफेंस नहीं है, बट क्या जो फैमिली लॉ के बेसिस पर, यानी कि जो फैमिली लॉ हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ में तो ये ग्राउंड है डाइवोर्स का, तो क्या यहाँ पर भी आप एडल्ट्री के बेसिस पर डाइवोर्स के लिए पिटिशन नहीं डाल सकते? तो ऐसा नहीं है। भले ही इस केस में आईपीसी के अंदर इसे क्रिमिनल ऑफेंस ना माना गया हो, मतलब अब ये ख़त्म हो गया हो, बट अभी भी अगर आप देखो तो फैमिली लॉ जितने भी हैं आपके, इसमें आप इस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी ये जो आपकी पारिवारिक विधि हैं, जो भी आपकी फैमिली लॉ है, यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम की अगर हम बात करें तो सेक्शन 13 में अभी भी एडल्ट्री के बेसिस पे मांग की जा सकती है, मतलब यहाँ पे ये आधार खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्रुएलिटी। क्रुएलिटी की, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की क्रुएलिटी आती है। इसमें केस है कृष्ण रानी वर्सेस चुन्नीलाल गुलाटी, 1982 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर पत्नी लगातार अपने पति से झगड़ा करती है, पति का अपमान करती है, उसकी इंसल्ट करती है, उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, और उसके द्वारा अपने पति के खिलाफ अन्य स्त्री के साथ एडल्ट्री का आरोप लगाना, मतलब झूठा आरोप लगा रही है वाइफ, है ना, वाइफ जो है वो अपने पति के खिलाफ झूठा आरोप लगा रही है कि उसने किसी अदर लेडी के साथ जो है वो एडल्ट्री की है ना। तो यहाँ पर ऐसे तरह के आरोप लगाना, पति का अपमान करना, उसकी इंसल्ट करना जो है वो क्रुएलिटी के अंदर आएगा। वो भी कैसी क्रुएलिटी? मेंटल क्रुएलिटी, क्योंकि जब वाइफ लगातार आप पे ताने मार रही है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रही है, तो किस तरह की क्रुएलिटी होगा? फिजिकल तो होगा नहीं ऑब्वियसली।
तो मेंटल क्रूएलिटी के अंदर ये आ जाएगा। तो कोर्ट ने इसको मेंटल क्रूएलिटी माना है। नेक्स्ट अगर केस की बात करें तो वो है आपका डिजर्शन से रिलेटेड। यहाँ पे डिजर्शन का जो केस है वो है सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे। ये है आपका 2002 का केस। और इस केस में ये बोला था कोर्ट ने कि जो अभित्याग है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अभित्याग में कम से कम 2 साल से एक पक्षकार ने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया हो। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी का त्याग कर देती है, वो भी 2 साल तक, मतलब 2 साल से ज़्यादा का टाइम तो बीत ही गया हो, तो फिर उसको डिजर्शन माना जाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि अभित्याग के लिए, मतलब डिजर्शन के लिए, जो पति पत्नी है उनका साथ रहना तो कम से कम ज़रूरी है ना। 2 साल की टाइम लिमिट आप कब से गिनोगे? जब वो साथ रहेंगे तभी तो आप गिनोगे कि भैया इससे पहले ये साथ रह रहे थे, अब 2 साल से ये साथ नहीं रह रहे, तो तभी तो गिनोगे ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि कम से कम साथ तो रहे हो वो कभी, है ना, भले ही कितने ही टाइम के लिए साथ रहे हो, लेकिन अगर वो कभी साथ ही नहीं रहे तो आप 2 साल का टाइम पीरियड कैसे गिनोगे? तो वाइफ और हस्बैंड का साथ रहना ज़रूरी है, इस केस में कोर्ट ने ये कहा था। इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने ग्राउंड्स की तरफ। अब देखो ये जो ग्राउंड्स थे ये तो 13(1) में दिए गए हैं, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही मिले हैं। अब ये जो हम 13(1)(a) के जो 2 ग्राउंड्स पढ़ रहे हैं ये भी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए हैं, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल है। देखो जब हम जो कोर्ट है, अब क्या होता है कि शादी की 2 पार्टियां हैं, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ है, उन दोनों में से किसी एक ने कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। अब याचिका आपने डाल दी, पिटिशन आपने डाल दी, वो पिटिशन डालने के बाद कोर्ट ने आपको जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन दे दी, ठीक है ना। आपको टाइम देता है कोर्ट 1 साल का, ठीक, कि 1 साल आप देख लो, अगर नहीं रह पाए अलग अलग तो फिर कोर्ट आपको डाइवोर्स दे देगा। तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद भी 1 साल का भैया टाइम बीत गया, और 1 साल के बाद भी अब दोबारा वे साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ, मतलब उनकी नहीं बनी, अब भी वो अलग अलग ही रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते साथ रहना, अब भी उन्हें लगता है कि हम तो अलग अलग रहकर ही खुश हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर उनका फिर से वो साथ नहीं रहे और उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, वो साथ नहीं रहना चाहते, तो उस 1 साल के कोर्ट यहाँ पर आपको डाइवोर्स दे देगा, मतलब कोर्ट जो है फिर वो डाइवोर्स दे देता है। और ये जुडिशियल सेपरेशन क्या है ये हम अलग से जो है सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझना है कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है तो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, आप अलग से वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्राउंड है 13(1)(a) में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिग्री। मतलब अब आपने कोर्ट में, क्या होता है कि आपने कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए पिटीशन दायर किया, कोर्ट ने आपको डिग्री दे दी। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या होता है ये भी आप एक सेपरेट वीडियो में जाके समझ सकते हैं, इस पे भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर कोर्ट ने दोनों में से किसी पार्टी को दे दी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री, और उस डिग्री के 1 साल के बाद भी उनमें रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ, मतलब वो मिलजुल के नहीं रहे, वो अलग अलग ही रह रहे हैं अभी भी, तो उसके बाद भी कोर्ट जो है वो आपको डाइवोर्स जो है वो दे देगा। तो यहाँ पर ये जो हमने ग्राउंड्स पढ़े हैं ना, ये भी हस्बैंड और वाइफ को मिले हुए हैं, और जो 13(1) में हमने इतने सारे ग्राउंड्स पढ़े हैं वो भी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 13(2). ये हमारा बना है वाइफ के लिए, और बहुत ही स्पेशल ग्राउंड दिए गए हैं। ये जो स्पेशल ग्राउंड है ये वाइफ के लिए हैं, इनके आधार पर केवल एक वाइफ ही अपने हस्बैंड से जो है वो क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। अब ये जो स्पेशल ग्राउंड दिए गए हैं वाइफ को, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, हालांकि सिर्फ 4 ही ग्राउंड हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो बात करता है द्विविवाह विवाह की। अब यहाँ पे जो द्विविवाह विवाह की बात हो रही है, यानी कि कैसी द्विविवाह विवाह, देखो यहाँ पे भले ही एक पॉइंट में लिखा हो लेकिन समझने वाली बात यह है, सबसे पहला ग्राउंड ये प्री एक्ट बाइगेमी की बात करता है। देखो सीधा सीधा तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बाइगेमी है, लेकिन वो वाला बाइगेमी नहीं है, ये वो वाला बाइगेमी है जो एक्ट से पहले अगर किसी ने दूसरी शादी की हुई हो, प्री एक्ट बाइगेमी की बात हो रही है यहाँ पे। इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हस्बैंड की 1 से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं तो उसकी वाइफ इस आधार पर डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन ये जो ग्राउंड है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये प्री एक्ट बाइगेमी की बात करता है। प्री एक्ट का मतलब वही 1955 में आपका हिंदू मैरिज एक्ट आया। अब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसके बाद ही तो सारी जितनी भी मैरिजेस थी, बाइगेमी था, वो हिंदू मैरिज एक्ट में मना किया गया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले किसी की 1 से ज़्यादा शादियाँ हुई हो या किसी की पहली ही शादी हुई हो, तो यहाँ पर यही बात हुई है, ठीक है ना। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में आपको पता होगा कि सेक्शन 13 जो है वो बाइगेमी के लिए पनिशमेंट बताता है। आईपीसी की बात करें तो वहाँ भी 494 में
और 495 में पनिशमेंट दी हुई है बाइगेमी की। तो वैसे तो अलग अलग पनिशमेंट है, लेकिन प्री एक्ट बाइगेमी की यहाँ पे बात करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एक्ट के पास होने से पहले यानी 1955 से पहले अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है, पहले से उसकी कोई वाइफ है और इस तरह से उसकी 2 वाइफ हो जाएंगी, एक तो एक्ट से पहले उसने कर रखी है, एक उसने एक्ट के बाद कर ली, तो ये जो आपका ग्राउंड है ये इसी आधार की बात करता है। मान लो ए नाम का व्यक्ति है, उसके 2 वाइफ हैं, वाइफ 1 और वाइफ 2। अब ये तो है, ये तो कर ली इसने एक्ट के पास होने से पहले और ये हुई है एक्ट के बाद, तो क्या होगा, तो ये जो दूसरी वाली वाइफ है ये इस ग्राउंड पे जो है वो सेक्शन 13(2) में जाके जो पहला ग्राउंड दिया गया है इस आधार पे डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन ये जो डाइवोर्स है वो तब नहीं ले सकती जब मान लीजिए अगर पहली वाइफ की डेथ हो जाती है। अगर पहली वाइफ की डेथ हो गई तो फिर तो ऑब्वियसली वो उसकी एक ही वाइफ रह गई, फिर थोड़ी ना लेगी, है ना। या उसने पहली वाली वाइफ को डाइवोर्स वगैरह दे दिया हो, छोड़ दिया हो, तो वो बात अलग है ना। लेकिन जो दूसरी वाइफ है वो इस आधार पे डाइवोर्स ले सकती है। सेक्शन 13(2) का जो पहला पॉइंट है, पहला आधार है, वो प्री एक्ट बाइगेमी की ही बात करता है। नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा रेप या सोडोमी या फिर बेस्टियलिटी के आधार पर, यानी कि अगर हस्बैंड इनमें से किसी भी एक अपराध का दोषी है तो वाइफ इस आधार पर जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। यहाँ पे रेप का मतलब तो पता ही है, जब कोई पुरुष जो है वो किसी महिला के साथ, है ना, बहुत ही फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सोडोमी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ का हस्बैंड है और वो किसी एनिमल के साथ कोई अननेचुरल ऑफेंस करता है। अननेचुरल ऑफेंस आपको पता होगा आईपीसी में 377 भी अननेचुरल ऑफेंस को मना करता है। तो अगर हस्बैंड ऐसा करता है, किसी एनिमल के साथ करता है ना, गलत एक्ट करता है या अननेचुरल ऑफेंस करता है, किसी पशु के साथ ऐसा करता है या फिर पशुगमन, यहाँ पे भी इसका मतलब यही है, इसको इंग्लिश में बेस्टियलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि अगर हस्बैंड अननेचुरल ऑफेंस करता है या किसी के साथ रेप वगैरह करता है तो इस आधार पर भी जो वाइफ है वो हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है आपका भरण पोषण की डिग्री के बाद भी 1 साल तक पुनः सहवास ना होना। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर किसी कोर्ट में हिंदू वाइफ है ना, हिंदू वाइफ है और उसने कोर्ट में डाल रखा है मेंटेनेंस का केस। जैसे हम अगर जब हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसका जो सेक्शन 18 है वो वाइफ को मेंटेनेंस के ग्राउंड्स बताता है कि किन किन बेसिस पर जो एक वाइफ है वो जो है मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से। और सीआरपीसी का जो सेक्शन आपका 125 है वो भी मेंटेनेंस के लिए हमें आधार देता है। तो इनमें से दोनों के अंदर मान लीजिए कोई हिंदू वाइफ है, उसने किसी में से, इन दोनों में से किसी भी एक आधार पर अगर कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए केस डाला हुआ है, अब कोर्ट क्या करेगी, हस्बैंड को ऑर्डर देगी कि तुम्हारी वाइफ है, तुम इसको मेंटेनेंस दो। अब हस्बैंड क्या करता है, फिर डिक्री मिल गई, कोर्ट ने डिक्री दे दी, 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम बीत गया, उसके बाद भी जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है अपनी वाइफ को। तो जो वाइफ है वो कोर्ट से बोलती है कि हमारे बीच तो कोई भी कोहैबिटेशन ही नहीं हुआ, यानी कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, हम फिर भी साथ नहीं रह रहे हैं। तो इस आधार पर भी जो वाइफ है वो क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है यौवनागमन का विकल्प। अब देखो सबसे सिंपल बात, ये आपको अगर ध्यान हो तो ये हमने मुस्लिम लॉ में पढ़ा था, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है इसको, हमने मुस्लिम लॉ में पढ़ा था, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से कम उम्र की एज में हो जाती है तो अगर उनकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है, मतलब 15 साल की होते ही और 18 साल की होने से पहले उसको ये लगता है कि भैया मेरी जो शादी है वो 15 साल की एज से पहले ही हो गई है और मैं इस शादी को नहीं मानती, मैं तो इस शादी को ख़त्म करना चाहती हूँ, जिससे भी मेरी शादी हुई है मैं उससे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। तो वाइफ क्या करेगी, अगर वो पहले 15 साल से कम की थी तो वो 15 साल की होते ही, यानी कि जैसे ही उसने 15 साल की एज अटेन की, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है 18 साल की होने से पहले, चाहे वो 15 के बाद 15.5 की ही क्यों ना हो जाए, 17.5 साल की ही क्यों ना हो जाए, लेकिन 18 साल की होने से पहले वो इस आधार पर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है, इस आधार पर कि मेरी जो शादी थी वो 15 साल से कम उम्र की एज में हुई थी और अब मुझे इससे जो है वो डाइवोर्स चाहिए। तो ये एक ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, बट एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये, जितने भी हमने ग्राउंड्स जो हैं वो चारों डिस्कस किए हैं, जो सिर्फ वाइफ को एक डाइवोर्स के लिए ग्राउंड्स देते हैं। डाइवोर्स के लिए एक और ग्राउंड्स जो दिया गया है सेक्शन 13B, एक नया सेक्शन ये अलग से ऐड किया गया था 1976 के अमेंडमेंट के बाद।
1976 में एक अमेंडमेंट होता है, उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के आधार को हिंदू मैरिज एक्ट में ऐड किया गया। इससे पहले म्यूचुअल कंसेंट से कोई प्रोविज़न नहीं था डाइवोर्स लेने का। तो विवाह विधि संशोधन अधिनियम नाम का एक एक्ट पास होता है, जिससे ये नया सेक्शन ऐड किया गया। और ये जो सेक्शन है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही दे रहा है डाइवोर्स, वो भी दोनों की मर्जी से। यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ये चाह रहे हैं कि उनका डाइवोर्स हो जाए और 1 साल या उससे ज़्यादा समय से वो अलग रह रहे हैं, उनके बीच सेपरेशन है। अब ये जो सेपरेशन उनके बीच रहता है ये फिजिकली भी हो सकता है, यानी अगर वो एक ही जगह रह रहे हैं, अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो भी इसको आप सेपरेशन मानोगे, ठीक है ना। बेसिकली जब कोई अलग अलग घर में रहेगा तो ये तो सेपरेशन हो ही गया ना। ये कैसा सेपरेशन हुआ? फिजिकली सेपरेशन हुआ। लेकिन एक सेपरेशन होता है कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव सेपरेशन हम तभी कहेंगे जब रह तो रहे हैं वो एक ही जगह, एक ही घर में, लेकिन दोनों कोई मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब वाइफ और हस्बैंड एक ही घर में रह रहे हैं, तो ना तो वाइफ हस्बैंड का कोई काम करती है, ना उसके साथ रहती है, ना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, ना उसकी बात मानती है ना, ना उसका कोई काम करती है, तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सेपरेशन। तो 2 तरह के सेपरेशन की इसमें बात हुई है। और अगर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ चाह रहे हैं कि भैया उनकी शादी जो है वो टूट जाए या ख़त्म हो जाए, अब उनको डाइवोर्स चाहिए, तो यहाँ पर कोर्ट जो है इस आधार पर उनको डाइवोर्स दे देगी। म्यूचुअल कंसेंट यानी पारस्परिक सहमति से हस्बैंड और वाइफ जब मिलकर विवाह विच्छेद कराते हैं यानी डाइवोर्स के लिए पिटीशन दायर करते हैं, तो वो दोनों के द्वारा ही एक साथ मिलकर पिटीशन दायर की जाती है कोर्ट में। उनको कुछ बातें प्रूव करनी होती हैं, जैसे वो 1 साल से ज़्यादा से समय से अलग अलग रह रहे हैं, यानी 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम बीत चुका है उनको अलग अलग रहते हुए। सेकंड है आपका, वो दोनों साथ साथ रहने में बिल्कुल असमर्थ है, मतलब उनकी बिल्कुल नहीं बनती और उनको बिल्कुल भी अब बिल्कुल उनको साथ नहीं रहना है, उनको बिल्कुल साथ रहने का कोई मन नहीं है। तीसरा है, उन्होंने पारस्परिक सहमति से, यानी कि जो भी उनके म्यूचुअल कंसेंट से उनका जो डाइवोर्स हो रहा है उसको वे अग्री करते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ वो म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और किसी भी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई कपट या कोई फ्रॉड या कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है। वो अपनी मर्जी से जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि उन्होंने जो पारस्परिक सहमति है इस आधार पर अब कोर्ट जो है ये है कि उनको डिक्री दे देगा। यानी कि जब ये सारी बातें प्रूफ हो जाएंगी तो कोर्ट क्या करेगा, जब कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई दोनों जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से अपनी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है उनको इस आधार पर जो है वो डिक्री दे देगा म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स के लिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसके सबसेक्शन 2 में दी गई है। सेक्शन 13 भी हमने पढ़ा, लेकिन इसका जो सबसेक्शन 2 है वो इसमें कुछ प्रोविज़न दिया गया है। इसमें देखो पहले बात हुई है फर्स्ट पिटीशन की, कि जब हस्बैंड और वाइफ मिलकर पहली पिटीशन डालते हैं कोर्ट में, मतलब पहली जो याचिका डालते हैं, इसमें 6 महीने का टाइम उनको कोर्ट देती है। मतलब कोर्ट जो है उनको 6 महीने का टाइम देती है कि भैया अभी आप 6 महीने तक वेट करो और 6 महीने के बाद फिर कोर्ट आपको डाइवोर्स देगी। बट 6 महीने के बाद भी जब उनके पास जो उनको सेकंड पिटीशन डालनी होती है, मतलब वो जो है वो दूसरी याचिका डालते हैं। पहला पिटीशन डाली तो 6 महीने का टाइम दिया कोर्ट ने उनको। अब 6 महीने के बाद जब वो दूसरी पिटीशन डालेंगे अपने शादी को तोड़ने की या डाइवोर्स लेने की, तो उसके बाद क्या होगा कि उनको 18 महीने का टाइम दिया जाएगा। मतलब जो सेकंड पिटीशन है वो पहली पिटीशन लाने के 18 महीने के ही बाद लाई जाएगी, ठीक है ना। सेकंड पिटीशन में वो डाइवोर्स मांगेंगे कोर्ट से, पहले में कोर्ट ने उनको 6 महीने का टाइम दिया, और दूसरे में जो 18 महीने का टाइम है वो सेकंड पिटीशन लाते हैं, ठीक। सेकंड पिटीशन में वो डाइवोर्स मांगेंगे कोर्ट से, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई अब जो है इनका डाइवोर्स करा देना चाहिए, वो बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, 1 साल और उससे ज़्यादा का टाइम इनको बीत गया है, इनकी बिल्कुल फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट है, किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती या कपट, कोई फ्रॉड, कोई प्रेशर इनके ऊपर नहीं है, ये अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट उनको डाइवोर्स दे देगा। तो 2 पिटीशन इसमें लाई जाती है, ध्यान रखना। और अगर 18 महीने के बाद दूसरी पिटीशन नहीं लाए ना तो फिर नहीं होगा डाइवोर्स, बस ध्यान रखना। 18 महीने निकल जाने पर ही उन्हें फिर से दूसरी याचिका पेश करनी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले में 6 मंथ का टाइम है और दूसरी में है 18 महीने का टाइम। तो यहाँ पर यही प्रोविज़न किए गए हैं। अब यहाँ पर हम केस की अगर बात करें तो कृष्णा मूर्ति वर्सेस आभा का केस है। केस लॉ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित होने से पहले, यानी कि अगर कोई मान लो पार्टनर्स हैं शादी के, हस्बैंड और वाइफ, और वो म्यूचुअल कंसेंट से
जो है अपना डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और कोर्ट क्या करेगा, डिक्री पास होने से पहले ही कोर्ट को ये समाधान होना ज़रूरी है। मतलब कोर्ट डिक्री तभी देगा जब कोर्ट को लगे कि हाँ दोनों में से कोई भी पार्टी की जो सहमति है, उनकी जो कंसेंट है, वो किसी कपट से, फ्रॉड से या किसी भी तरह के प्रेशर में आकर नहीं ली गई है, ना ही इन पर किसी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, असम्यक असर भी किसी तरह का कोई डाला नहीं गया है, कोई दबाव नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने यही कहा है कि ये सारी बातें कोर्ट देखेगा अगर इस तरह से कोई भी हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को। सेक्शन 13(1) हमने पढ़ लिया, 13(1)A हमने पढ़ा, हमने 13(2) पढ़ा जो वाइफ को सिर्फ ग्राउंड्स देता है डाइवोर्स के, वो भी अपने हस्बैंड से, और फिर हमने पढ़ा सेक्शन 13(B) जो हमें बताता है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवोर्स के बारे में। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अलग अलग पढ़ने की इनको ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको डाइवोर्स के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हिंदू मैरिज एक्ट के मिल गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको फैमिली लॉ पढ़ना है या दूसरे लॉज पढ़ने हैं जो हमने अभी तक इस चैनल पर पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर और अदर लॉज भी पढ़ सकते हैं। हमने मुस्लिम लॉ भी बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक डिस्कस किया है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। और अब हम हिंदू लॉ के आगे जो भी वीडियोज़ हैं उनको भी, बाकी बचे हुए टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।